डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली बाइट्स नवरात्रि में 9 डे मीट कंडक्ट कर रहा है, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, फ्री है, जहां पर करियर से रिलेटेड तमाम छोटे बड़े डाउट हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एंड इस सेशन में पास्ट में ऑलरेडी हमारे 3 से 4 सेशन हो चुके हैं। डे 1 पर हम लोगों ने पीजीटी टीचिंग जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग बात किया, जो रिसेंटली ईएमआरएस में वैकेंसी वगैरह आया था, उसको हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट रख कर चीज़ों को समझने का कोशिश किया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा टीजीटी में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा पीआरटी में, प्राइमरी में। और फिर एक सेशन हम लोगों ने डे 3 पर कंडक्ट किया था प्राइवेट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा है जो इस सेशन को अगर आप यूट्यूब पर बाद में देख रहे हो, तो आप क्लासरूम टू करियर करके डेली बाइट्स पर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको ये पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा, प्राइवेट टीचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, यहाँ कुछ बातें समझाई गई हैं, कोशिश करिए कि अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर डे 4 पर हम लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा किया। डे 5 पर आज हम डिस्टेंस डिग्री पर बात करेंगे, 2 डिग्री पर बात करेंगे कि एक साथ 2 डिग्री जो कैंडिडेट्स लेते हैं किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, फायदेमंद है, नुकसान है, या फिर लोग लेते भी क्यों हैं। ठीक है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान डे 6 पर चर्चा करेंगे। डे 7 पर बहुत बेसिक सा टॉपिक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए ये कि साल की शुरुआत में जो चैत्र वाली नवरात्रि थी, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक दिन रखा था जॉब रेडी स्किल के सेशन पर। इसमें हम 2 सेशन रखेंगे जॉब / बिजनेस रेडी स्किल पर। बेसिकली हम लोग सॉफ्ट स्किल पर थोड़ा बात करेंगे डिटेल में, छोटे छोटे जो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब पर बात करेंगे। देखिए, डेली बाइट्स के सेशन में किसी चीज़ पर आप बात कर रहे हो ना, तो यहाँ हम लोग वो बातें करेंगे जो प्रैक्टिकल हो, समथिंग दैट इज डूएबल, कुछ ऐसी बातें जो आप कर भी सको। ठीक है, हम यहाँ पर बैठ के तुमको एम्प्लॉयमेंट का ऐसा बात नहीं बताएंगे कि ये कर लो, ये मोटिवेशन का काम कर लो, और ये इतना बड़ा जो है कंपनी खोल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। मतलब वो बातें करेंगे जो आम आदमी कर सके। इसीलिए वर्ड ही मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, स्वरोजगार के रिगार्डिंग बात किया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग वाकई में कर सकें, इस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया है। फिर हम जॉब / बिजनेस रेडी स्किल डे 9 पर हम लोग ऑनलाइन एंड यूट्यूब टीचर वगैरह के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे कि ये कितना डूएबल है। आजकल आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है, क्या एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि जब मैं यूट्यूब टीचर लिख देता हूँ तो ये सबके बस का नहीं होता है यार। ठीक है, नॉट एवरी वन इज़ नॉट मेड फॉर मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो वहाँ पर क्या प्रॉन्स कॉन्स चैलेंजेस होते हैं, उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों को क्या बात करना है, 2 डिग्री के रिगार्डिंग बात करना है कि हम लोग उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्या इश्यूज एंड कंसर्न्स उसमें आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एक बेसिक सा बात आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि यार कोई 2 डिग्री लेता क्यों है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट 2 डिग्री लेता क्यों है। देखो यार, मैं अभी तक अपने इतने समय के टीचिंग करियर में, और मेरा जो भी 5-7 साल का टीचिंग करियर रहा है, और मेरा 5-7 साल का टीचिंग करियर मामूली टीचिंग करियर नहीं रहा है। कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स के साथ मैं सेशन कर चुका हूँ, कम से कम। ज़्यादा ही होगा, कम बता रहा हूँ, कम से कम। एक बात जो उसमें मैंने देखा है कि मतलब जो लोग भी जब 2 डिग्री के रिगार्डिंग बात करते हैं कि क्या इसके साथ ये वाली डिग्री ले सकते हैं साथ में, तो कोई भी किसी डिग्री को इसलिए नहीं लेता है कि वो उसमें कुछ सीखना चाहता है। कोई भी कुछ सीखने के लिए 2 डिग्री नहीं लेता है, कभी भी। मैं अभी तक किसी ऐसे कैंडिडेट से नहीं मिला हूँ जो ये बोले कि सर मुझे हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी सीखना है, तो मैं हिस्ट्री से भी एमए कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से भी एमए कर रहा हूँ। कोई बच्चा इसलिए नहीं मिलता है, आज तक मेरे को नहीं मिला है कोई बच्चा ये कहे कि हम सीखने के लिए 2 डिग्री ले रहे हैं। सब लोग 2 डिग्री क्यों लेते हैं? सब 3-5 करने के लिए लेते हैं। 3-5 करने का मतलब ये है, सब सरकारी नौकरी में अपनी न्यूनतम अर्हता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेटिंग गेटिंग बैठाने के लिए लोग 2 डिग्री वाला डिग्री करते हैं। ठीक है, वापस से मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ, वापस से मैं प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए प्रश्न ये है कि कोई भी कैंडिडेट, एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट 2 डिग्री लेता क्यों है, आखिरकार लेना क्यों चाहता है? क्या वो 2 डिग्री इसलिए लेना चाहता है कि कम समय में वो बहुत कुछ सीख ले और बहुत कुछ पढ़ ले? नहीं, मैंने बताया ना कि इतने समय से 10,000 प्लस स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ। आज तक मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से नहीं मिला जो मेरे को ये बोले कि कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए 2 डिग्री लेना चाहता है। सब लोगों का 2 डिग्री लेने का उद्देश्य बस यही है। मेजॉरिटी ऑफ देम का, 99% का, 1-2% कहीं अपवाद और एक्सेप्शन हो सकता है, 99% लोगों का 2 डिग्री लेने का उद्देश्य बस यही रहता है कि किसी तरह हम एक से ज़्यादा
2 गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएं और एक कुछ ऐसा साइड वाला डिग्री ले लें जो सबके पास नहीं रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग खड़े हैं, मैं पूछूं 100 लोगों में कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो मान लो 100 में पता चलेगा कि 90 लोग ग्रेजुएट हैं। मैं पूछूं कितने लोग बीएड किए हुए हैं, तो उस 90 में पता चलेगा 10 लोग होंगे जो बीएड किए होंगे। मैं पूछूं कितने लोग हैं उसमें जो डीएलएड किए हुए हैं, तो पता चलेगा 15 लोग हैं जो डीएलएड किए हुए हैं। लेकिन ग्रेजुएट वो 90 के 90 सब हैं, ठीक है। तो लोग इन्हीं सब कारणों से 2 डिग्री लेना चाहते हैं। कोई सोचता है कि साथ में कोई डीएलएड कर वाली डिग्री ले लें, कोई सोचता है साथ में आईटीआई वगैरह कर लें, कोई सोचता है साथ में एमए के बीएड कर लें, एमएससी बीएड कर लें। तो ये सारा जो 2 डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेटिंग गेटिंग है, दैट इज होली एंड सोली फॉर वन सिंगल हैंडेड रीजन कि हम किस तरह से अपना गवर्नमेंट जॉब में 3-5 जैसे भी करके अपना न्यूनतम अर्हता, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लें कि हम एक से ज़्यादा जॉब में कैसे एलिजिबल हो जाए। ये तो एक बात हो गई। इसमें सोचने समझने वाली बात क्या है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात क्या है। भारत सरकार का डेटा ये कहता है कि अगर 100 बच्चे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हैं, 100 बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर करते हैं, तो उसमें से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप कोई पेपर देने जाते हो जहां पर लेट से एक जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड है, एक जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डीएलएड है और एक जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीनों का पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर कहीं पर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसका पेपर अलग तरीके का होगा, कहीं पर डीएलएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसका पेपर अलग तरीके का होगा, कहीं पर बीएड एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसका पेपर अलग तरीके से होगा। तो मुद्दे की जो बात यह है कि अगर सक्सेस का रेशियो ही 1% है, उसमें भी 1% में भी आपको ये चीज़ समझना होगा कि 3 अलग अलग तरह का डिग्री है, 2 अलग अलग तरह का डिग्री है, तो दोनों का सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर एकदम अलग तरीके का होता है। तो देखो यार, महज एलिजिबल हो जाना बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम प्राइमरी में भी एलिजिबल हो और तुम टीजीटी में भी एलिजिबल हो तो इससे तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी ये है कि आप सेलेक्ट होइए, ठीक है। जरूरी ये है कि आपका सिलेक्शन हो, चाहे प्राइमरी लेवल पर हो, चाहे टीजीटी लेवल पर हो, चाहे पीजीटी लेवल पर हो, चाहे जिस भी लेवल पर आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो, ये जरूरी होता है कि सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री वाला आइडिया है, मतलब 1-2 अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो लॉन्गर रन में इससे कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को मैं सक्सेस प्राप्त करते नहीं देखा हूँ। सक्सेस प्राप्त करते इसलिए नहीं देखा हूँ क्योंकि वो 2 डिग्री ले ही रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। गवर्नमेंट जॉब खुद ही डेप्रिसिएटिंग एंटिटी है। आउट ऑफ 100 में एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, तो भाई अब तुम चाहे 2 डिग्री ले लो, चाहे 3 डिग्री ले लो, उसमें तो सिलेक्शन का परसेंटेज ही कम है, 100 में कोई एक बच्चा ही होगा। तो मैंने इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को देखा नहीं है सक्सेस पाते हुए। लेकिन श्योरली सोसाइटी में जो एक आम बच्चा होता है ना, कोई एक आदमी तिकड़म करके सक्सेस पा जाएगा ना, तो लोग उसी का एग्जाम्पल लेते रहते हैं, ठीक है। लोग केवल उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आपको चिंतन करने की ज़रूरत है कि वाकई में मुझे नीड है कि नहीं है, जो बातें मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरा चीज़ ऑफन कैंडिडेट्स के माइंड में आता है कि क्या मैं बीएड के साथ एमएससी कर सकता हूँ या एमए कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। देखो यार, ये प्रश्न ना बड़ा ही एम्बिग्यूअस है। अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे से अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछोगे कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि नो। आप बीएड के साथ मास्टर्स वगैरह करने का कोशिश मत करिए। उसका सिंपल सा रीज़न है, देखो यार, इंडिया में ना अगर आपको लेट से यूपी में टीचर बनना है, टीजीटी का या प्राइमरी का, तो वहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो दिल्ली में जो क्राइटेरिया है उससे अलग है। केवीएस में आपको टीचर बनना है, DSSB में आपको टीचर बनना है, EMRS में आपको टीचर बनना है, BPSC में बिहार में आपको टीचर बनना है, तो सभी जगह आप देखोगे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। कोई बच्चा हो सकता है EMRS में एलिजिबल होगा, वो पता चलेगा दिल्ली वाले में नहीं एलिजिबल है, वो पता चलेगा KVS में नहीं एलिजिबल है, वो पता चलेगा बिहार वाले में नहीं एलिजिबल है। तो सबका आपको देखोगे इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो जगह जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर अलग होता है तो कहने का मतलब है कि जगह जगह एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी भी अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि लेट से कि अगर तुम्हारा बिहार में टीचर में सिलेक्शन हुआ है और तुमने बीएड के साथ एमए कर रखा है, तो अभी रिसेंटली जो बिहार में टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है, जितने बच्चे ऐसे था कि बीएड और एमए या एमएससी साथ में कर रखे थे, कहने का मतलब है बीएड और मास्टर्स की डिग्री साथ में ले रखे थे, उन सभी लोगों को निकाल दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जाके आप पता कर लीजिएगा,
रिसेंटली जो बिहार में रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर का, जो भी बच्चा ऐसा है जिसने बीएड के साथ मास्टर्स डिग्री ले रखा था, बीएड के साथ मास्टर्स डिग्री ले रखा था और प्रोवाइडेड पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसको बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है, मान लो तुमने बीएड के साथ मास्टर्स कर रखा है और तुम टीजीटी के लिए अप्लाई किए। हाँ, तो टीजीटी का क्राइटेरिया यही होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास है, तो वहां पर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री की जरूरत नहीं है, तो डिग्री की जरूरत नहीं है तो आपको रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तुम्हारे पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए प्लस बीएड। तो वहां पर तुमने अगर पीजी और बीएड साथ में कर रखा है तो बाहर किया गया बिहार में। उसमें भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ महान आत्माएं आ जाती हैं, सर मेरा पासिंग ईयर जो है अलग अलग है, सर मैंने बीएड इस साल ज्वाइन किया था, एमए मैंने नेक्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, तो दोनों का तो पासिंग ईयर अलग अलग हुआ। अरे भाई पासिंग ईयर चाहे अलग हुआ, एक साल भी कोलाइड कर रहा है ना, ठीक है, तो कोई चीज़ नॉट वैलिड है तो नॉट वैलिड है, उसको ज़बरदस्ती वैलिड करने की कोशिश मत करिए। लेकिन हाँ, जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको बीएड के साथ मास्टर्स करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपको उस पर जॉब दे दे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब दे दे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया और कल से कन्वेंशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अगर 10 बार ट्रैफिक सिग्नल ओवरशूट किया होगा तो 10 के 10 बार मेरा चालान नहीं कटा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 11वीं बार नहीं कट सकता है, पॉइंट 1। दूसरा चीज़, मेरा चालान नहीं कटा तो इसका क्या मतलब 10 के 10 बार मैं रोड क्रॉस कर जाऊं, नहीं। और एक बार मेरा 500 रुपये का चालान कटा है, पता है क्यों? सड़क पर गाड़ी एकदम किनारे खड़ा रखे हैं, वाइट लाइन के अंदर खड़ा कर रखे हैं, अचानक से वीआईपी मूवमेंट हुआ कि चीफ मिनिस्टर का कैवलकेट गुजरना है, उन्होंने चालान काट दिया 500 का उसका। मतलब जिंदगी भर ओवरशूट किया, कभी नहीं काटा। जिस दिन सबसे किनारे खड़े थे वो भी कलेक्ट्रेट में कचहरी में किसी काम के लिए गए थे, कचहरी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो लोग सड़क पर खड़ा कर रहे थे, व्हाइट लाइन के अंदर खड़ा कर रखा है, ठीक है, लेकिन किसी पुलिस वाले को लगा लाके चालान काट दिया, ठीक है। लेकिन कानूनी तौर से तो गलत है ना कि भाई कार तो पार्किंग में खड़ा करिए। लेकिन अब मैं सरकार से कैसे पूछूं कि भैया वो सरकारी कलेक्ट्रेट तो आप ही का है, उसमें पार्किंग देना आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आप उसके अंदर पार्किंग नहीं दे रहे हैं और बारिश हो रहा है, पूरा पानी लग गया है, हिंदुस्तान में कहीं भी कचहरी उचहरी में जाओगे थोड़ा भी पानी बरसता है तो पानी जम जाता है। हमने कहा पानी लगा हुआ तो आदमी गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा? अब तुम समझो कहाँ खड़ा करोगे। सड़क पर किनारे भी खड़ा किया, व्हाइट लाइन के अंदर पुलिस वाले को लगा तो काट दिया चालान। ऐसे ही नौकरी का भी है भाई, ठीक है। 10 बार मैंने ओवरशूट किया तो तुम उसको नॉर्म्स मत बनाओ। कोई चीज़ इलीगल है तो इलीगल है, कोई चीज़ कहीं पर नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है। तुमको नहीं कुछ हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्म्स बन गया। जैसे बहुत सारे लोग अभी इसी वीडियो को कल को यूट्यूब पर देखेंगे और कमेंट करेंगे तो वो यही बात करेंगे मेरे से, अरे तेरे को कुछ पता नहीं है, तू आके बता रहा है, तू बताएगा, तू है कौन, मैंने तो कर रखा है, मेरा तो ऐसे हो गया, मेरे एक जानने वाले दीदी भैया हैं। और आज तक जितने लोगों ने बोला है कि मेरे जानने वाले दीदी भैया ने ऐसे कर रखा और उनका हो गया, जब भी मैंने बोला कि अपने दीदी भैया को बुलाओ और बोलो कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं, सब बात से पलट जाते हैं। क्योंकि सब कुछ सही है तो दिखाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। सब कुछ सही तो दिखाने में क्या दिक्कत है, दिखा दीजिए, ठीक है। सब कुछ दिखाने में मतलब सब कुछ सही तो दिखा दीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? पॉइंट बस इतना ही है। तो कहने का अर्थ क्या है यहां पर कि देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती हैं, कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ दम ऐसी हो सकती हैं जो आपको रिजेक्ट कर देंगी अगर आपने बीएड के साथ मास्टर्स किया तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर आपको एक्सेप्ट कर लें। अब ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम पढ़ने लिखने आए हो तो तुम बैठ के ये सब एम्बिग्यूटी वाला काम करोगे कि कल को कहीं रिजेक्ट कर दिया गया तो कोर्ट कचहरी करोगे। और कोर्ट कचहरी करना भी सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर 90% लोगों को जो लोग बैठ के इस सेशन को देख रहे हैं या फिर कल को इसको कोई यूट्यूब पर देख रहा है, अगर वाकई में आप ठंडे दिमाग से समझेंगे ना तो कोर्ट कचहरी जाके ये सब करना, बवाल करना 90% लोगों के औकात से बाहर है। आप बस इस बात को एक्सेप्ट करिए जितना जल्दी हो सके कि हाँ, अगर कल को मेरे सामने ये विवाद आ भी जाए तो भी मैं जा नहीं पाऊंगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि आप चले जाओगे अरे सर कि हमको यूजीसी ने रिसेंटली अलाउ किया है तो हम कर लिए हैं, तो वो पीजीटी में हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो नॉट एलिजिबल कैसे हो गया। ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि कचहरी में पार्किंग देना गवर्नमेंट का काम है, पार्किंग नहीं दिया तो गाड़ी खड़ा कहाँ करें? तो बाहर खड़ा कर लीजिए। बाहर लाइन के अंदर खड़ा किए तो भी उसको चालान लगा तो काट दिया, क्योंकि चालान काटना पुलिस वाले का काम है, उसने काट दिया। ऐसे ही यहाँ पर होगा,
यूजीसी तुमको कह रही है कि अच्छा ठीक है साथ में 2 डिग्री ले लीजिए, कल को कोई ऑर्गेनाइजेशन तुमको मना कर दे हम जॉब नहीं दे रहे हैं, तो फिर तुम चक्कर काटते रहो कि यूजीसी ये कह रही है, यूजीसी वो कह रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूजीसी जो 2 डिग्री का नॉर्म देती है ना, उसमें यूजीसी कुछ टर्म्स कंडीशन लगाती है। ऑफन लोग उस टर्म्स कंडीशन को रीड नहीं करते हैं। जैसे यूजीसी ये कहता है कि साथ में 2 रेगुलर डिग्री नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर एक डिस्टेंस चलेगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। उसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो भी डिग्री एनसीटीई देती है, एआईसीटीई देती है, आईएनसी देती है, उन डिग्री के साथ आप 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए टीचर एजुकेशन का जो फील्ड है वो एनसीटीई गवर्न करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, जो तमाम बीटेक वगैरह वाले बच्चे होते हैं वो उनकी डिग्री एआईसीटीई अप्रूव्ड होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इन सब डिग्रियों के साथ आप दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे से किसी ने बोला कि आप कैसे कह सकते हो, मैंने कहा भाई जो बात मैं कह रहा हूँ वो तथ्य के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। आप जाइए, आप क्या कहते हैं, जो तमाम इग्नू वगैरह का एडमिशन होता है उसमें आप जाके चेक कर लीजिएगा, इग्नू बाकायदे एक नोटिस डाल के बोलता है कि जब आप 2 डिग्री लोगे तो साथ में क्या नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं अरे इग्नू क्या होता है, इग्नू के कहने से क्या है। अबे इग्नू के कहने से बहुत होता है। इग्नू इंडिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा और इंडिया का सबसे पहला डिस्टेंस से डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूशन है। तुमने इग्नू से डिग्री नहीं ले रखा तो आप इग्नू को हल्के मत उठाइए। डिस्टेंस डिग्री को लेकर ना जो भी नॉर्म्स इग्नू सेट करता है वही पूरे देश में बाकी की डिस्टेंस की यूनिवर्सिटियां फॉलो करती हैं। जितने बच्चे इग्नू में इंडिया में एनरोल्ड है ना, उतना किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड नहीं है। आप लिटरली जाके डेटा चेक कर लीजिएगा, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इग्नू। ठीक है, आप जाके चेक करेंगे आपको सीधा क्लियर हो जाएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो इग्नू से डिग्री परस्यू करते हैं। आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू या किसी और यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर देना, इग्नू से ज़्यादा तुमको स्टूडेंट कहीं नहीं दिखेंगे। तो इग्नू इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी आते हैं अरे सर इग्नू में एग्जाम ठीक से नहीं होता है, असाइनमेंट ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। देखो यार, जहाँ तक मेरा इग्नू का एक्सपीरियंस रहा है ना, इग्नू का एग्ज़ाम वगैरह बहुत टाइम से होता है, बहुत शेड्यूल से होता है, बहुत ढंग की यूनिवर्सिटी है। प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में लोगों को बस शिकायत करने की आदत है, और जो लोग शिकायत करते हैं वो खुद को नहीं देख रहे होते हैं। खुद को देखने का मतलब कि खुद सोए पड़े रहेंगे और बोलेंगे अरे सर मेरा तो सेकेंड ईयर का पता नहीं, वो लोग एग्जाम ही कब करा दिए हमको पता ही नहीं चला। अबे तुम डिस्टेंस से डिग्री एनरोल किए हो तो तुम्हारे कान में तो आके वो बताएंगे नहीं कि तुम्हारा एग्जाम हो रहा है। तुम फॉर्म फिल किए हो, तुम खुद से विजिलेंट रहो। सर वो हम सितंबर में असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे, बाद में सर हमने मार्च में असाइनमेंट सबमिट किया तो उन लोगों ने मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो रिजेक्ट करेंगे ही, क्योंकि तुमने देखा नहीं मार्च में असाइनमेंट कौन सा सबमिट होगा और सितंबर में कौन सा सबमिट होगा। तुम बस जबरदस्ती आके शिकायत कर रहे हो। तो देखिए, आई थिंक आई एम फेसिंग सम इंटरनेट इशू, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम फेसिंग सम इंटरनेट इशू। स्नेहा, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि बहुत सारे लोग जब डिग्री परस्यू करते हैं तो खुद भी गलती करते हैं। अपनी गलती नहीं आदमी मानता है कि हम डिस्टेंस से एनरोल किए हैं तो भी डिग्री के लिए एनरोल किए तो जिम्मेदारी हमारी है ना, हम देखेंगे पेपर कब हो रहा है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, रिजल्ट के लिए कब अप्लाई करना है। ठीक है, लोग ये सब देखते नहीं है। लोगों को क्या लगता है पैसा दे दिए हैं तो इग्नू वालों की जिम्मेदारी है, वो समझे क्या करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चा ढंग से डिग्री परस्यू कर रहा है ना यार, वहाँ यार आराम से हो रहा है। बहुत फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है, बहुत ढंग से बनाया गया है। मैंने इग्नू को बहुत अंदर से जाके देखा है कि कैसे वो काम करते हैं, क्या सारा कुछ है, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है। तो चलिए खैर, तो इस पर हम वही जो चर्चा कर रहे थे कि 2 डिग्री लेना है नहीं लेना है। जैसे मान लो अब इग्नू का जब आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, उस पर तुम कभी उनका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ना प्रॉस्पेक्टस में कि साइमल्टेनियस डिग्री को लेकर वो क्या कहते हैं, तो आपको एहसास होगा कि साइमल्टेनियस डिग्री को लेकर इग्नू साफ सुथरे शब्दों में कहता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जैसे देखोगे ये इग्नू का ही नोटिस है, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE
NCTE, National Council for Teacher Education, and INC will not be permitted till such time the regulatory bodies come out with their respective guidelines in the regard. ठीक है, ये इग्नू का नोटिस है. स्कीम ऑफ परस्यूइंग 2 UG PG प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इन इग्नू. एक चीज़ ध्यान रखना, कोई चीज़ अगर इग्नू नहीं अलाउ कर रही है ना डिस्टेंस डिग्री में, आप जाके देख लीजिएगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ इग्नू वगैरह को ही कॉपी करती हैं. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. देश में कोई भी नियम वगैरह आता है ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उसको, फिर स्टेट गवर्नमेंट अमूमन देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम को कॉपी करती हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. तो यहाँ सब कुछ मेंशन्ड है कि 1 प्रोग्राम इन रेगुलर ODL मोड में क्या होना चाहिए, बोथ प्रोग्राम इन ODL ऑनलाइन मोड में क्या होना चाहिए, इन केस ऑफ 2 PG प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में क्या होना चाहिए, UG PG प्रोग्राम ODL है ऑनलाइन मोड में क्या है, 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल्स में क्या होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारा कुछ मेंशन है. भाई इतना सारा कुछ यहाँ पर मेंशन क्यों कर रखा है? अरे यार कुछ टर्म्स कंडीशन है तभी तो यहाँ सारा कुछ मेंशन कर रखा है, क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ लिख रहा है कि लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 साइकिल. कौन कौन सा आप कर सकते हो इसमें देखो कि बीएड वगैरह नहीं मेंशन्ड है कहीं भी. ठीक है, तो और ये सिर्फ मेरे कहने से मत जाइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे, आप DU का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे ना, तो अब इसमें भी बहुत सारी महान आत्माएं पैदा हो जाती हैं कि ओ भाई तू कैसे कह रहा है कि DU ही कोई यूनिवर्सिटी है क्या इंडिया में. अरे यार देखो, अगेन बात वही है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियां किसी चीज़ के लिए मना कर रही हैं, इग्नू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ किसी चीज़ के लिए मना कर रही हैं, तो कल को होगा क्या ना, कल को आप कहीं सेलेक्ट हो जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए तुरंत में नहीं क्रिएट होगा, बाद में कहीं पर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगा. अब आपको देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस मैं दिखा रहा हूँ 2025 के बीएड का प्रोग्राम का है. अब बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन. अरे भाई क्यों नहीं है? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंडिया की वन ऑफ द मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली में बैठी जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ अगर कुछ कह रही हैं तो वो पूरे देश में लागू होता है. ये देखिए ना आप, ये बीएड 2025 का प्रोस्पेक्टस है, साइमल्टेनियस में मैं सर्च कर देता हूँ. ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए. अब देखो क्या लिखा हुआ है. द बीएड प्रोग्राम 2-year semester mode offered by the University of Delhi is designed in alignment with the guidelines of the NCTE and the University Grants Commission. It aims to provide rigorous academic and practical training in future educators. और साथ में यहाँ इन्होंने लिख के अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हाँ अब हम इसको परमिट करते हैं, परमिटेड टू परस्यू 2 degrees कोर्सेज साइमल्टेनियसली. अब ये तुमको क्या कह रहे हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे जो NCTE कह रही है. ठीक है, जो NCTE कह रही है. क्या लिखा है? एज पर एसी ठीक है. बीएड इन 2-year 4 semester full time program, BEd students are not permitted to take up any employment full time or part time. The employed candidates admitted to the BEd program will have to produce valid sanction of leave from the employer. As per AC resolution 40 dated 1997, no student of the university shall be permitted to pursue no student of the university shall be permitted to pursue 2 degree courses simultaneously either from University of Delhi or from the university except the part-time diploma certificate of the University of Delhi. क्या लिखा है? No student of the university shall be permitted to pursue 2 degrees courses simultaneously. ठीक है, no student will be permitted. ये कब का प्रोस्पेक्टस है? ये 2025-26 का है बीएड का. अब कल को कोई आ जाएगा तो कहेगा कि हम तो फलाना यूनिवर्सिटी से किए, हमको तो कोई रोका नहीं. अभी तुमको कोई रोका नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अलाउड हो गया. आज तक मुझे ट्रैफिक ओवरशूट करने के लिए कोई रोका थोड़ी नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि अलाउ हो गया. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं सर हमने कर लिया हमको तो अलाउ हो गया. अरे आप ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो कहे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीएड किया है और दोनों साथ में किया है, और ये रहा मेरा डिग्री और ये रहा मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, हम तीनों पब्लिक कर रहे हैं इस बात को. आपको हार्डली ही कोई मिलेगा जो इस बात को दावा ठोक के सामने आके कहे.
ठीक है, हार्डली, क्योंकि जो लोग कर रखे हैं उन्हें पता है, तो जबरदस्ती अपने आप को सही मत साबित करिए। तो क्या कर नहीं सकते? नहीं, देखो यार, दिमाग में ना क्राइम सोचने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता है, तो कोई भी आपको ना 2 डिग्री करने से रोकेगा नहीं, और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते हो। वापस से मैं कह रहा हूं, आप कर सकते हो। आपको 2 डिस्टेंस से डिग्री लेना, आप कर सकते हो। आप एक रेगुलर एक डिस्टेंस ले रहे हो, कर सकते हो। लेकिन जब आप बीएड के साथ क्लब करोगे ना, तो दिक्कत हो सकती है। वापस से मैं रिपीट करूंगा, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कत आपको हो ही जाएगा। मैं कह रहा हूं 50-50 है, दिक्कत हो भी सकती है, दिक्कत नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो मेजर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ तुमको देखने के लिए मिलेगा। अब मान लो तुम जाके कहीं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी या 3-5 यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके चले आए हो बीएड से, तो उनके प्रॉस्पेक्टस में तो ये सब बातें भी नहीं लिखी रहती हैं कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो ढंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वहीं पर ये सब बात भी मेंशन रहता है, क्योंकि वो सब लिखते हैं। देखो कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में यहाँ तक लिखा हुआ है कि साथ में जॉब कर रहे हो तो अलाउड है कि नहीं अलाउड है। जैसे अभी कल ही कोई बच्चा था, कहाँ गया वो लड़का, अभी आज दिख नहीं रहा, जो ग्रामीण तक सेवक में जॉब करता है, वो कह रहा था हम जॉब के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस में साथ साथ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं करोगे आप, जॉब के साथ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजेक्ट ही किया जाए। अगर विवाद फंस जाएगा तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, बात बस इतनी है। ठीक है, और जहाँ से बात मैंने शुरू किया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर कैंडिडेट को 2 डिग्री की ज़रूरत हो ही। तो ये गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है वो कुछ सोच के बना हुआ है। तो अब रिसेंटली यूजीसी ने सभी कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया है कि सभी कैंडिडेट्स एक साथ 2 डिग्री चाहे तो ले सकते हैं, बस दोनों डिग्री रेगुलर मोड में नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न वही है, डिग्री मिल गया ठीक है, क्या नौकरी में भी सही सेम बात मान्य होगा? क्वेश्चन यही है। हाँ, नौकरी में मान्य होगा। हाँ, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कहेगा नौकरी में नहीं मान्य होगा। तो मेरा एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये कहना है कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वही ज़्यादा लोग बहस और झगड़ा करते हैं इस बात पे। वही आके कल को इसको यूट्यूब पर देखेंगे तो कमेंट में 4 गालियाँ दे रहे होंगे। जो लोग नहीं किए हैं ना, वो लोग सोच के करें कि करना है कि नहीं करना है। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो साथ में अगर आप कोई दूसरा डिग्री ले रहे हो तो बस सोच के लीजिए कि क्या ये करना ठीक रहेगा कि नहीं। बाकी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इज टोटली योर चॉइस। उस पर क्या क्या विवाद, अपवाद, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो क्लैरिफिकेशन देना मेरा काम है। वो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि यूजीसी ने अलाउ कर दिया, करोगे, डिग्री करने से कोई मना नहीं करेगा। बाद में जब जॉब में अप्लाई करोगे दिक्कत आती है, गवर्नमेंट जॉब में आ जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड साथ में अप्लाई करोगे तो। लेकिन अगर साथ में एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री कर रहे हो, 100% कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों अलाउड है। साथ में आप बीएलआईएस और एमएससी, साथ में बीएलआईएस और एमए आप कर रहे हो, 100% है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डीएलएड कर रहे हो, साथ में बीएड कर रहे हो, देखो टेक्निकली तो अलाउड नहीं है, लेकिन दोनों डिग्रियों को कभी आपको एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को इन विवादों से दूर रहना चाहिए। और बाकी अगर कोई बच्चा डिस्टेंस से कभी कोई डिग्री वगैरह परस्यू करता है तो कोशिश करिए कि हम फर्स्ट चॉइस इग्नू को ही रखें, क्योंकि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है तो सब चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से होता है। कल को कोई आप दिक्कत परेशानी हो रहा है, कल को आप कुछ आरटीआई डाल रहे हो, तो उन सब का भी क्लैरिफिकेशन आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलता है। तो ये एक ओवरऑल बात है 2 डिग्री और इन सारी चीज़ों को लेकर। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज वी विल बी रैपिंग अप द सेशन, दिस सेशन इज गोइंग टू बी शॉर्ट। तो किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। किसी भी कैंडिडेट को 2 डिग्री, साइमल्टेनियस डिग्री, इन सब चीज़ों से कोई समस्या परेशानी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड किसी भी कैंडिडेट को इग्नू से अगर एडमिशन वगैरह लेना है या किसी भी और संस्था से डिस्टेंस में अगर एडमिशन लेना है, उस पर कोई समस्या परेशानी है तो आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी नवरात्रि के सेशन में कल हम लोग लाइब्रेरी साइंस पर बात करेंगे, बीएलआईएस पर बात करेंगे। एंड जैसा कि आज का सेशन थोड़ा लेट नाइट में हो रहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि कल का सेशन इवनिंग में हो। अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को मेरा थोड़ा शेड्यूल ऑक्यूपाइड रहता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, एंड ये रीज़न है कि सेशन काफ़ी लेट नाइट में हो रहा है। बाकी का जो लाइब्रेरी साइंस पर सेशन कल होगा उसको हम लोग टाइमली कंडक्ट करेंगे। एंड सिंस लाइब्रेरी साइंस 1 ईयर का एक डिग्री कोर्स होता है तो सभी कैंडिडेट्स को सजेस्टेड होता है कि कोशिश करें कि डिस्टेंस वगैरह से वो डिग्री ले लें। और आप चेक करते रहिए कि और भी क्या क्या डिस्टेंस से होता है, साथ में और क्या सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जब आप डिस्टेंस में कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस वे में और रिगरस वे में घर से बैठ के करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनरोलमेंट कर लिए हैं,
फ़ी दे लिए हैं और कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैं दिखाऊं, मैं भी इग्नू के एक कोर्स में एनरोल्ड हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं किसी एक कोर्स में एनरोल्ड हूँ, आज तक इन लोगों ने कभी मेरे को फ़ोन करके नहीं बोला है कि अभिलाष जी आपका एडमिशन हुआ है, आप कहाँ हैं। कभी नहीं बोलेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी इग्नू से 1-2 डिग्री कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि ये तुमको फ़ोन करके नहीं बोलेंगे, मुझे पता है कैसे करना है। ठीक है, वो तमाम जो सारा बुक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए इन लोगों से मंगवाया था, ये रखा हूँ। क्योंकि इग्नू की बुक्स जो होती है बहुत ही एनसीईआरटी लेवल पर और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर लिखी होती है, बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं इग्नू की। तो इसी रीज़न से मैंने एडमिशन लेके उनकी किताबें मंगा रखी हैं पढ़ने वगैरह के लिए कभी कभी। ठीक है, सो दैट मेरा नॉलेज एक्सपर्टीज़ उन सारी चीज़ों पर बढ़े। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड कर पाऊंगा फ्यूचर में डेली बाइट्स पर, वो तमाम कोर्सेज और कंटेंट बनाने में भी हेल्पफुल रहेगा। इन तमाम रीजन से मैंने ले रखा है। ठीक है, तो फिर ये चॉइस आपकी है। चलिए खैर, तो किसी कैंडिडेट को 2 डिग्री पर कोई डाउट एंड क्वेरी नहीं है तो वी विल रैप अप दिस सेशन। यस आकांक्षा, क्विक, यस प्लीज़ बताइए। सर गुड इवनिंग आकांक्षा जी। सर एमएड का कोई बेनिफिट्स है क्या? एमएड का? हाँ, बैचमेट्स कुछ कुछ कर रहे हैं और मेरा गैप ईयर अब लगने जा रहा है। नहीं तो एमएड आप कर सकती हैं, बिल्कुल अलाउड है। हाँ, फिर इग्नू का ये भी है ना कि फिर सेंटर चेंज करने में दिक्कत होती है। जैसे 1 साल हो गया, जॉब किसी और स्टेट में लग गई। देखो आकांक्षा, देखो यही चीज़ मैं कह रहा था, जब आदमी इग्नू में एडमिशन लेता है तो लोग यही सब करते हैं, सेंटर चेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक जगह जब फिक्स हो हाँ, जाए तभी नियर बाई इग्नू से करना ठीक है। हाँ, बात यही है, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि लोग खुद को परेशान भी करते हैं। जैसे मान लो दिल्ली में एडमिशन लिए, अगले दिन चलेंगे गुवाहाटी। अब दिल्ली में तो तुम्हारे लिए सेंटर तुमको मिल जाएगा आसपास, गुवाहाटी में तो एक पहाड़ यहाँ है, दूसरा पहाड़ वहाँ है। जब स्टेबिलिटी हो जाए एक जगह तभी हाँ, तब लीजिए। और हाँ, इग्नू में आप चेंज कर सकती हैं सेंटर, जो भी आपका एग्जिस्टिंग सेंटर है वहां पर आप रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, लिखित में जाके एप्लीकेशन देखिए। लोग क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं, फोन करते हैं, तो मुंह से बोलने से फोन से थोड़ी ना होगा। आप जाके रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए, वो आपका सेंटर चेंज कर देंगे तुरंत का तुरंत। आप लिखित सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है। यस, आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, सेमेस्टर खत्म होने के बाद जाके आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, एनरोलमेंट नंबर दीजिए, साइन करके दीजिए, आधार का कॉपी लगाइए कि आप ही अपना सेंटर चेंज करवा रही हैं। आपका जो होम सेंटर है, जाके वहां पर आप लिखित में रिटर्न में सेंटर देके चेंज करिए। और हाँ, जहां पर सेंटर चेंज कर रही है, प्रोवाइडेड उस सेंटर पर भी वो कोर्स पढ़ाया जाता हो। ठीक है, वो लोग फटाक से चेंज करेंगे, तुरंत चेंज हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बीएड पास आउट हुआ, कुछ बैचमेट्स एमएड में चले गए, 100 में से 10 बच्चे गए। हम उसमें कंफ्यूजन में थे, करना है नहीं करना है, तो लगा नहीं, बिल्कुल जहाँ पे करिए, स्टेबल हो जाए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल एनरोल कर लीजिए और करिए। स्टेबिलिटी जैसा कुछ नहीं, एनरोल करिए, बस थोड़ा सा सीरियस वे में फॉलो करिए। कभी कोई दिक्कत हो, रीजनल सेंटर पे गए, वहाँ रिटर्न में एप्लीकेशन दिए, आप लिखित में एप्लीकेशन दे के आइए अपने आधार के फोटो के साथ, पक्का वो चेंज करेंगे, उनका वही काम है। मतलब मुझे ऐसी डिग्री इकट्ठी नहीं करनी, उसकी कुछ मतलब नॉलेज के लिए है या बेनिफिट्स के लिए, वरना देखो मुझे लगता है कि अगर एमएड का डिग्री करना है तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसका रीजन है ना कांक्षा, देखो सीखने का भी एक समय होता है, जो नॉलेज के लिए बीएड वीएड का टाइम था वो आप कट गया वो। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आज मैं जाके एमएससी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में इग्नू से एनरोल कर लूँ, तो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जाके पढ़ेंगे तो ऐसा कौन सा हमको छात्र जीवन के बारे में ज्ञान दे देंगे। ठीक है, बात ये है, मेरा जब 4 साल पहले 5 साल पहले जब मेरा विद्यार्थी जीवन था, तो क्या वो मेरे ज्ञान लेने के लिए कम पड़ रहा था। अब तो बस ये है कि एलिजिबिलिटी वगैरह के लिए ले ले आदमी। ठीक है, बात ये है। बैचमेट्स को देखा तो क्यूरियोसिटी आएगी। नहीं, ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ठीक है। हाँ, यस स्नेहा, थैंक यू। हाँ, स्नेहा कंदेरा। हाँ सर, ये सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैंने एसओएल में एनरोल कर लिया था एमए के लिए, एमए हिंदी से। और नेक्स्ट ईयर सर मैं बीएड का एग्जाम दूंगी, प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए 2026 में रेगुलर के लिए। तो सर क्या यहाँ पे भी रिस्क है? रिस्क क्या है, वही जो बातें बताई वही सारी बातें यहाँ भी लागू हो रही हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपके लिए रिस्क का पैरामीटर कुछ और है। जो मैंने बताया शुरुआत से, अगर आप सेशन में हैं तो वही बातें आपको। तो सर मैं एसओएल में भी एडमिशन हुआ नहीं है क्या? एसओएल में? हाँ सर, मैं इग्नू में ले लूँ फिर? एसओएल में भी एडमिशन हुआ नहीं है, मैंने 15 अगस्त से एप्लीकेशन डाली हुई है, अभी भी वेरिफिकेशन पे चल रहा है। अरे ये आपका मर्जी है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप अगले साल बीएड का पेपर देंगी तो आपका होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। ये तो आपका मर्जी है, आपको लग रहा है ना अगले साल हम बीएड कर देंगे, क्या पता हो ही ना आपका अगले साल बीएड में। तो नहीं सर, बीएड में तो लेना है, हर हालत में लेना है।
तो हर हालत में कैसे लेना है? मान लो एंट्रेंस नहीं निकला तो कैसे लेने वाली हो? सर एंट्रेंस तो क्लियर करना ही है। नहीं क्लियर हुआ तो क्या एक करने वाली हो? एटीट्यूड हमको बनाइए क्योंकि सुनो थोड़ा यार, थोड़ा है। मैं बहस में नहीं उलझना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आप नहीं क्लियर करेंगी तो क्या करने वाली हैं? इस प्रश्न का उत्तर मेरे को नहीं, खुद को दीजिए कि अगर नहीं निकला तो क्या करेंगी? सर बहस नहीं कर रहे हैं। अरे भाई नहीं ये निकला तो तो क्या सोचा नहीं करोगी, कि इसका करने। उत्तर दो यार। सर फिर एमए के लिए भी दे देंगे एक और सीयूटी। मैं कह रहा हूँ बीएड का एंट्रेंस मान लीजिए नहीं निकला एंट्रेंस, तो आप क्या करेंगी ये बताइए। इसका उत्तर आपके पास है, मेरे को मत दीजिए, खुद को दीजिए। सर मैं यही सोच रही हूँ फिर मैं एमए हिंदी का दूंगी रेगुलर के लिए। तब आप एमए हिंदी का देंगे तो फिर इस साल डिस्टेंस में एनरोल किए तो क्या गलत है? कम से कम एक साल ही बच जाएगा। मैं भी यही कहना चाह रहा था बस आपसे, ठीक है? सर फिर दो दो अलग अलग उस पे हो जाएगी, एक इग्नू से या एसओएल से प्लस। अरे तो एसओएल से भी आप कर सकती हैं। एसओएल और इग्नू में फ़र्क ये है कि एसओएल का रिजल्ट बहुत देर से आता है। कहाँ से करना चाहती हैं मैंने उस पर कमेंट नहीं किया। आपको एसओएल से करना है करिए, एसओएल अच्छी जगह से है, ठीक है? आपको खुद पता होगा एसओएल का रिजल्ट बहुत देर से आता है, अगर आपको आइडिया हो तो। सर इतना मुझे इसके बारे में पता नहीं हाँ है तो पता क्योंकि करिए, मैंने कोई एसओएल से रेगुलर। बच्चा पढ़ा होगा तो एसओएल के रिजल्ट में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत देर से आता है। अच्छा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरे दिस इज नन ऑफ आवर क्वेश्चन यार। तुम इग्नू से करो, एसओएल से करो, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है? लेकिन आप जो ये कह रही हैं कि नेक्स्ट ईयर मेरा बीएड में हो जाएगा तो लेना ही है, अरे ऐसे कैसे? अरे भाई जहाँ तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना है तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा, ठीक है? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना है, उसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, वो एंट्रेंस एग्जाम है, ऊपर वाला करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ नहीं होगा तो क्या करने वाली हो? तो तुम कह रही हो वापस से हम एमए में एनरोल करेंगे, तो वापस से जब नहीं होगा तब एनरोल करोगी ना, तो फिर ये 1 ईयर लैप्स क्यों कर रही हो? फिर तो एनरोल ही कर लो, और अगर नेक्स्ट ईयर तुम्हें मिल जाएगा तो छोड़ देना एमए अपना, क्योंकि नहीं हुआ तो फिर एमए कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 1 ईयर सेव हो जाएगा। तो कीमत क्या जा रही है? कीमत वही 5-10 हज़ार रुपये फी जा रहा है। तो अगर मेरे से ये रहता है कि ज़िंदगी में समय बचाना है कि पैसा, तो मैं समय बचाता हूँ पैसा बचाने के बजाय, क्योंकि मैं 10,000 रुपये का मतलब उतना रिस्क लेना मैं अफोर्ड करूँगा। देखो ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर बीएड में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो तब तो 1 साल लैप्स भी हो गया। जी सर। तो 10,000 खर्चा करके अपना एमए में एनरोल किए रहो, अगर नहीं होगा तो एमए कंप्लीट कर लेना, और हो गया तो एमए ड्रॉप करके बीएड कर लीजिएगा, ठीक है? या दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि एमए आप किसी और सब्जेक्ट में बाद में भी कर सकती हैं, 2 एमए भी कर सकती हैं, ऐसी कौन सी बात है? मैं डबल एमए हूँ, ऐसा क्या है उसमें? थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए बात को, और ये मत बोलिए कि मेरा हो ही जाएगा अब, ठीक है? हम लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस है। क्यों अब है? हो ही जाएगा, गारंटी है? नो सर, आपको गारंटी नहीं चाहिए कि अगले साल आप एंट्रेंस देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? नो सर, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो स्नेहा आपको चाहे लग रहा हो कि हम देंगे मेरा हो जाएगा, ठीक है हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोच के देखो नहीं हुआ तो क्या करोगी, उस पर भी प्लान बनाए रखो, ठीक है? कहीं पर कोई आपसे नहीं कह रहा है तो उसमें समझदारी नाम का भी कोई चीज़ होता है, ठीक है? जी अब क्या कह रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सर मेरा यही डाउट है कि मैं पीजी अपना कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से, और अभी आपने बोला कि कोई पॉइंट है इन चीज़ों का कि 2 सरकारी नौकरियों में एलिजिबल होने के लिए मैं पीजी हिस्ट्री से फिर से कर लूँ, मतलब हिस्ट्री का भी सिलेबस की कोई गारंटी है सर कि पीजीटी मेरे से क्लियर ही हो जाएगा उस टाइम पे, वैकेंसी ना आई या ना आई तो मैं क्या सर किसी सेक्टर में पढ़ूँ? अपना पॉलिटी पढ़ूँ, अपना नेट का सिलेबस पढ़ूँ? देखिए ये आपका ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह रहता ना तो मैं बस एक ही अपने आप से क्वेश्चन पूछता, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता तो मैं दोनों कर लेता। हाँ, ये भी मैं पूछा क्वेश्चन कि अरे अभी मैं इस साल डीलेट का फॉर्म है तो उसका फीस भरूंगा, असिस्टेंट पढ़ रहा है उसकी फीस ज्यादा है, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ इग्नू का। आपके आगे प्रश्न देखो यार, अब तुम कंफ्यूज इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा का भी कमी है। यस सर। अगर पैसा रहेगा तो दिमाग में इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? पैसा दे के रजिस्ट्रेशन कर लो इग्नू से, चुपचाप बैठे रहो, अपने 2 साल बाद पेपर दे देना, बात खत्म। पैसे के भी इश्यू है ना। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको इग्नू को दिखा रहा था, इसी देखिए कोई बातें मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं सारा भाई बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं सारा एक्सपेरिमेंट खुद करके देखता हूँ। अगर मेरे पास इग्नू का ये है तो आई कैन अफोर्ड,
मैं डे 1 पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट ईयर का मैंने फीस दे दिया है, सेकेंड ईयर का मैंने फीस दे दिया है, आज तक मैं कोई असाइनमेंट नहीं सबमिट किया हूँ, आज तक कोई पेपर नहीं दिया हूँ, मैंने पलट के देखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस काम को करने के लिए। अब सीधे मैं क्या करूँगा, दिसंबर वाले साइकिल में सारा असाइनमेंट सबमिट होगा, एक ही बार में एग्जाम फॉर्म फिल करके पेपर दे के सीधा डिग्री मेरे पास। मैं तो मतलब इतना सर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हाँ, मुझे यही चीज़ अपना मैंने बोला, ये डेली आपको कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप 8,000 रुपये फीस दे के रजिस्टर कर लीजिए। इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो बार बार कि सर मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ तो एमए हिस्ट्री में एनरोल करूँ? आंसर है बिल्कुल, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल एनरोल करो। 8,000 रुपये आप खर्चा करिए। सर ये तो बेसिक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, इसमें कोई पूछने का नहीं सर, बस ये तो मैं पूछ ही जहाँ पूछने वाला नहीं हाँ तो मैं हाँ, इसीलिए जैसे बात लास्ट समझिए, में है कि अब 10,000 रुपये खर्चा किए, इग्नू में एनरोल कर लिए, अब चुपचाप बैठे रहो, जब एग्जाम का समय आएगा तो एग्जाम दे देना। एक तो बेसिक क्वेश्चन था, पूछने का मन नहीं था, बस मेरा ये था कि कोई सिंगल सब्जेक्ट कोर्स को लेकर सर नहीं पता। जैसे मेरा हिस्ट्री टीजीटी का एक चीज रहता है कि मेरा हिस्ट्री से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसको परचेज करने के लिए जाऊंगा। 1 ईयर करा रहा यूपीआरटीयू तो जो सिंगल सब्जेक्ट कोर्स है, इस साल से मैंने 1 ईयर का कर दिया, इग्नू भी 2 साल का करा रहा है कि आप सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन के लिए कर सकते हैं। लोग यही बताते हैं टीचर सर, लेकिन आपके मुंह में सुना नहीं तो मुझे इतना भरोसा ही नहीं होता है। इस चीज को लेकर सर मेरी कोई रिविजन नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। खैर बाकी का मैं ऐसे आपसे इन जनरल कह रहा हूँ कि जो है कि सर ये डाउट काफी आपने कभी सोचा कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनना, क्या वो लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इग्नू वगैरह यूपीआरटीयू में ट्राई करते होंगे सर? ये तो आई थिंक करते ही हैं डाउट हो लोग, सकता जाके है। पूरा पूरा डिग्री करते ही हैं फिर से। अब क्वेश्चन यही है ना, करने के बाद भी सिलेक्शन होगा कि नहीं। यस सर, यस सर। तो यहाँ तो मैं सर अफोर्ड भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं टाइम भी ये ले चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपकी है। लेकिन हम ऐसे ही बात बता रहे हैं, जैसे आप बोले कि हम पॉलिटिकल साइंस से परस्यू कर रहे हैं, मेरा हिस्ट्री पे सेट बैठ रहा है, तो हिस्ट्री पर अफोर्ड कर सकते हो तो फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल हो रहा है, 30 सितंबर लास्ट डेट है इग्नू के फॉर्म फिलिंग का। हिस्ट्री सर उससे नहीं सर, हिस्ट्री सिंगल सब्जेक्ट कोर्स से अब ये आपका चॉइस है, टीजीटी। ठीक है, ये आपका चॉइस है। ये सर ये कहीं डाउट क्लियर है, यही मेन डाउट है। वो तो सर मेरा बेसिक था, वो तो कुछ डाउट ही नहीं है। मैं टीजीटी में मतलब वही बात हो गई सर कि 2 और मैं एलिजिबल हो जाऊंगी हमारे सोलेंगे में, उसके लिए सर ये भी है बेवकूफ़ी। और हाँ मतलब मैंने बोला ना, ये सारा हम लोग तिकड़म क्यों कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे मैं शुरुआत में बोला कि कैंडिडेट जो पैरामीटर चुनता है वो बेसिकली उसी के है लॉजिक तो के ये साथ। सर है, तो अगर इसमें इसके लिए मुझे कुछ पक्की खबर मिलती है, कोई मतलब इंफॉर्मेशन की, हाँ देखो ऐसा कुछ इसके लिए सब्जेक्ट आप हमको कॉम्बिनेशन आरटीआई बनेगा डालिए कि अगर मैं 1 साल ये परस्यू कर रहा हूँ तो क्या मुझे एलिजिबल किया जाएगा। ये हमारे पर सर वो आरटीआई का अभी वो रिपीट ही करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में करके। नहीं, उनको आरटीआई डालो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यस सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, आई जाके थिंक 10 सर, रुपये लगेगा, 10 रुपये में आरटीआई डाल दीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए सीधा कि ऐसा होगा कि नहीं। तो ये चीज मैं सर एनबीएस से भी पूछूं? हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट देखिए को लेकर। एनवीएस का कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, वो ये लोग नहीं बता पाएंगे, ये उनका काम नहीं है, वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। जो 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 रिक्रूटमेंट बॉडी होती है वो सेपरेट होती है, वो बताएगी कि इसको हम मान्य करेंगे कि नहीं। यस यस। ठीक है, वो चीज़ है। चलिए खैर ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी? थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंड कल हम लोग लाइब्रेरी साइंस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।